नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के समक्ष बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से आगामी 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक नई सीरीज लाया हूं। इस सीरीज में हम पिछले सालों के बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हल करेंगे। यह वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो होगा जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के समस्त प्रश्न जो पहले पूछे जा चुके हैं वो हल करेंगे। अगर हम देखें तो हर बार जो पूछे गए प्रश्न होते हैं वो दोहराए जाते हैं, तो इसका अपना एक महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? जिसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है हुआ था? जिसका सही आंसर है लाल रंग का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जिसका सही आंसर है कालीबंगन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जिसका सही आंसर है लोथल। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? जिसका सही आंसर है बनावली। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? जिसका सही आंसर है वी एस स्मिथ। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जिसका सही आंसर है नौवां मंडल। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जिसका सही आंसर है सोम और इस पेयजल पर नामाकृत देवता। अगला प्रश्न है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जिसका सही आंसर है पारुष्णी, जिसको वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जिसका सही आंसर है ऋग्वेद। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्दित हुई थी? जिसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के समय में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? जिसका सही आंसर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? जिसका सही आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही आंसर है सारनाथ में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर? तो राजगीर में। किसके काल में दोस्तों? अजातशत्रु काल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जिसका सही आंसर है कश्मीर। निम्न इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? जिसका सही आंसर है कनिष्क ने। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान में बुलाई गई थी? जिसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये दो स्तंभों 1 और 2 संकेत है, इसका सुमेल करना दोस्तों। तो बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमें पता है ये लुम्बिनी में हुआ था, तो इसमें 2 ऑप्शन में नहीं है, आगे चल के उस ऑप्शन में होगा। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो दूसरे का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग मैच करते तो सी ऑप्शन सही है। तो पहला का तीसरा है लुम्बिनी में, इसे आप मैच कर सकते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा वृक्ष है? तो पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर है राजगीर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? जिसका सही आंसर है कनिष्क। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कराया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार को देते हैं, तथा निश्चित तौर पर यह नहीं कहा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है कौन सा? तो गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही आंसर है आत्मदमन।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखाली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो इसका सही आंसर है आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र तक स्थानांतरित की थी। तो उसमें से चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। उदयन ने स्थानांतरित की थी, लेकिन स्थापना अजातशत्रु ने की थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है, तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हरियंक वंशीय शासक अजातशत्रु ने की थी, एवं उदयन ने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उसका सही आंसर है अजातशत्रु। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो उसका सही आंसर है लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की सर्वप्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज यानी राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो राजगृह या गिरिव्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हमने देखा था पहले दोस्तों, गिरिव्रज उसकी पहली राजधानी थी। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश से पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिम्बिसार था। यह हरियंक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका सही आंसर है हरियंक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। निम्नलिखित में से कौन मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही आंसर है धनानंद। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा ग्रंथ? विशाखदत्त। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्यकाल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियां। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था वो है तो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? तो प्राकृत। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही आंसर है खरोष्ठी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही आंसर है प्रियदर्शी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने
सचे सोचिए मादये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता एवं साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः उत्तर विकल्प ई होगा। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका सही आंसर है 7 श्रेणियों में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? उसका सही आंसर है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? तो बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि शुंग वंश का स्थापना का श्रेय उसे दिया जाता है। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? इसका सही आंसर है जूनागढ़। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो उसका सही आंसर है विम कडफिसेस। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो इसका सही आंसर है कणव वंश या कण्वा वंश जिसे कहते हैं। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में? तो कुषाणों के समय में। राजा खारवेल का नाम जोड़ा है किससे? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महावेग वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन या एथ्रियन सी एक ग्रंथ या पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो उसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों का समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ोच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अतः उपयुक्त पंथ में प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्ति होगा। साथ ही यदि विकल्प में उपयुक्त सभी विकल्प होता तो सटीक उत्तर सभी उपयुक्त होता। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका उत्तर विकल्प ए माना है, चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यता काल यानी कि सुश्रुत का जो जीवन काल था वो 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष के बाद का। इसे सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, यानी सुश्रुत जो थे वो बहुत पहले के थे। गुप्त काल का प्रारंभ ही 275 एडी से हुआ है। तो इसमें से एक से अधिक कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका सही आंसर आर्यभट्ट। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही आंसर गुप्त काल। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है उपज का 6ठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बिना जोती की हुई जंगल भूमि को। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर है वैशेषिक ने। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी।
कविवान निवासी था। कहाँ का? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि बाणभट्ट का जन्म बिहार के में सोन नदी किनारे अवस्थित पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर है वेनसांग। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा? मथुरा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका सही आंसर है नालंदा। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नालंदा के विनाश का कारण था क्या था? मुसलमान। खजुराहो मंदिर के स्थापत्य में के निर्माण में सहयोगी थे कौन? तो चंदेल। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है चोल। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। कौन सा था? उरेयूर। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर है गोपुरम। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन सा है? मुद्रा राक्षस के, तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसका सही आंसर है कालिदास। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है राजतरंगिणी। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? तो जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका सही आंसर है बालपुत्र देव। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई। उदानपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही आंसर है बिहार में। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन सा था? तो सुल्तान जैनुल अबादीन। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो न्यायदेव। न्यायदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।